हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। देखिए बच्चों, हमने आदिकाल की सीरीज चला रखी है। कल हमने आदिकाल के 40 क्वेश्चन कर रहे थे और आज हम आगे का भाग करेंगे। अब आप पूछोगे मैडम ये कौन से एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए बच्चों, जिस भी एग्जाम में हिंदी साहित्य पूछा जाता है तो ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो हरियाणा टीजीटी पीजीटी हो, चाहे नेट या डेटर प्लस भी, कोई भी टेट एग्जाम हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, हिंदी साहित्य पूछा जाता है, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो देखिए बच्चों, मैं आपको आसान तरीके से ट्रिक के द्वारा समझाऊंगी। तो इसके लिए हम आगे बढ़ें इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ठीक है। तो अब हम आगे की शुरुआत करते हैं। देखिए बेटा, हमने 40 क्वेश्चन कर लिए थे, अब हम 41वां क्वेश्चन करेंगे। हिंदी साहित्य इतिहास ने जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाया है। किस साहित्य इतिहास ने जनता की चित्तवृत्तियों का काल विभाजन का आधार बनाया। तो इसमें आधार पूछा गया है और जनता की चित्त। तो देखिए बेटा, ये इतनी बार पूछा गया, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चों ने इसे याद भी होगा, पढ़ा भी होगा। तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल, बाकी ये नहीं रहने वाले हैं। तो जनता की चित्तवृत्ति और काल विभाजन का आधार किसने बनाया है? रामचंद्र शुक्ल ने। आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? तो देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास को कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित किया है। अगर मिश्र बंधु विनोद आए तो मिश्र बंधु विनोद में मिश्र बंधुओं ने 5 भागों में विभाजित किया है। बाकी सर्वमान्य रूप से देखा जाए तो 4 आएगा, ठीक है। सर्वमान्य थे 4 और रामचंद्र शुक्ल भी 4 है। आगे बढ़ते हैं। वीर गाथा काल नाम के विरुद्ध सर्व प्रमुख आपत्ति है। भाई, जो वीर गाथा काल जो नाम रखा गया है आदिकाल का, किसने रखा है? रामचंद्र शुक्ल ने रखा है। लेकिन इसके विरुद्ध आपत्ति जताई गई है। तो क्या आपत्ति है वो हमें देखना है, ठीक है। जिन ग्रंथों के आधार पर यह नामकरण किया है उनमें धार्मिकता का प्राधान्य है, उनमें श्रृंगार रस भी है। ऑप्शन नंबर से उन्हें कुछ अप्राप्य कुछ प्रवृत्ति काल की रचनाएं हैं, उनमें हठयोग की प्रधानता है। तो देखिए बेटा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुछ जो है अप्राप्य यानी कुछ प्राप्त नहीं है। देखिए, जो आदिकाल का, जैसे मान लीजिए आप ये है मधुकर का है, जयमंग चौधरी का, और इनका जो बिशलदेव, ये बिशलदेव रासो आदि जो ये थे, जो हमारे ये थे ग्रंथ थे, तो ये उसमें पूर्ण सर्वमान्य रूप से प्राप्त नहीं है। कुछ पहले के हैं, कुछ बाद के हैं। तो ये सिर्फ वीर गाथा काल, जैसे बिशलदेव रासो समझिए आप। तो बिशलदेव रासो जो है वो श्रृंगार रस की प्रधानता, मान ले कहीं कहीं उसमें वीर भी है, लेकिन जो प्रधानता है वो भी उसकी है श्रृंगार रस की। तो इसलिए उनको वीर गाथा काल नहीं माना गया। सबको जो है, सब रचनाओं के आधार पर अगर सारी की सारी रचनाएं वीरता पर होती और सभी प्राप्त होती तो हम वीर गाथा काल उसको मान लेते, लेकिन सभी ने इसे वीर गाथा काल नहीं माना है, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये आपको मैं जो अतिरिक्त ज्ञान दे रही हूँ, अतिरिक्त बता रही हूँ बेटा, कि अगर सर्वमान्य रूप से आदिकाल का नाम देखा जाए तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका आदिकाल नाम रखा था, तो ये जो है सर्वमान्य रूप से आदिकाल इसका नाम माना गया है। और माफ कीजिए, आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास के आरंभिक काल का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो देखिए, सर्वाधिक जो उपयुक्त नाम रहेगा, जो इन ऑप्शन के आधार पर बता रहे हैं, ऑप्शन के आधार पर रहेगा बेटा। कौन सा रहेगा? ऑप्शन के आधार पर रहेगा आदिकाल, क्योंकि इसको मैंने पहले ही आपको बता दिया। क्योंकि आदिकाल का मतलब है शुरुआत का काल, तो आदिकाल ही शुरुआत का काल था। सभी ने सर्वाधिक रूप से इसको माना है, ठीक है। और सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन हो जाएगा। वीर गाथा काल रहेगा रामचंद्र शुक्ल रहेगा।
और चारण काल जो है ग्रीष्म रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लगभग कितने वर्षों तक के साहित्य पर प्रकाश डाला है। अब आपसे पूछा गया है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने कितने जो है वर्षों के प्रकाश पर जो है प्रकाश डाला है, तो 1950 वर्ष। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये इसका सही आंसर है। देखिए बेटा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये मैं क्लियर कर देती हूँ कि जो भी बच्चा मेरी पहली बार वीडियो देख रहा है, तो मैं सभी के लिए बताती हूँ कि आप है ना, एक तरीका मैं बता रही हूँ। आपको लग रहा हो कि मैम ज़्यादा समय ले रही है, लेकिन ये बताना महत्वपूर्ण है कि भागे जाओ पढ़ते रहो एमसीक्यू क्वेश्चन, कुछ नहीं बेटा। स्मार्ट स्टडी जो बच्चे करते हैं वो एग्जाम को क्रैक करते हैं। पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये महत्वपूर्ण सभी को जो है इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी आप पढ़ने बैठे कॉपी पेन लेकर, और जो ये मैं एमसीक्यू क्वेश्चन करवाती हूँ, तो इसमें नंबर डालें कितने आपके सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, और फिर गलत को काउंट कर ले कि आज मेरे इतने हुए आज तो मैं, और इसके साथ ही जो मैं एक्स्ट्रा भी जो आपको क्वेश्चन बताती रहती हूँ। कहने को तो ये कल मैंने 40 क्वेश्चन करवाए हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, पहली बार चैनल पर आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और प्लेलिस्ट में कल की वीडियो मिलेगी। जिस भी बच्चे को डाउट है ना कि हरियाणा एचपीएससी पीजीटी में क्या पूछा जाएगा, तो वो सिलेबस मैंने डाल रखा है। उस सिलेबस को पहले अच्छी प्रकार देखो, समझो और परखो, और फिर अपनी पढ़ाई जो है चालू करो। तो देखिए बेटा, अपने ये एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएं, और मैं आपकी जो है बिल्कुल फिर पूरा सिलेबस करवाऊंगी। और देखिए, जहाँ जितनी भी कोशिश रहेगी, क्योंकि अभी हमने टाइम पर शुरुआत कर दी है। केवीएस वाले बच्चों को पूछ ले जिसने केवीएस का एग्ज़ाम दिया है और वो जो चैनल से जुड़ा है, तो हमने किस तरह से वो जो किए थे प्रीवियस ईयर के आधार पर, यानी जो हमारा जो सिलेबस है उसके आधार पर हमने क्वेश्चन किए थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके साहित्य इतिहास ग्रंथ में आदिकाल के लिए चारण काल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? भाई, इनमें से चारण काल किसका जो है प्रयोग मेरा गला बहुत खराब है, तो इसमें जो है चारण काल का प्रयोग किसमें नहीं हुआ? बाकी तीनों में हुआ है, लेकिन एक में नहीं हुआ है। तो गिरिएशन ने तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, गिरिएशन चारण काल। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा है बेटा, तो इसका है संधि काल और चारण काल, दोनों लिया है, संधि काल और चारण काल। तो एफ ही के ने भी लिया, लेकिन जो है डॉक्टर रमाशंकर रसाल ने इसे चारण काल नहीं लिया है। ये मैंने पहले ही लिख दिया है। रमाशंकर काल ने इसे जय काल बोला है। क्या बोला है बेटा? जय काल। डॉक्टर रमाशंकर शुक्र रसाल। देखिए, जैसे जिस बच्चों को याद नहीं हो रहा, मैं ट्रिक के द्वारा बताऊंगी आपको। देखिए, डॉक्टर रमाशंकर शुक्र रसाल हैं, तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्र रसाल जो है, देखिए यहाँ आपने राम और शंकर पढ़ा है, ठीक है। तो राम और शंकर जो किसके लिए जय बोलते हैं, राम और शंकर के हम जय बोलते हैं ना, जैसे जय सिया राम, जय श्री शंकर भोले के ऐसे बोलते हैं। तो जय काल कौन बोलेंगे? राम शंकर बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे भी आप जो, हमें तो एग्जाम में नंबर लाने हैं, हमने कौन से ज्ञानी विद्वानी बनना है, तो हमें तो जितना हो उसके अपने एग्जाम को पास करना है और एक सरकारी नौकरी लेनी है, ठीक है। हिंदी के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल युग किसने कहा? ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि किसने कहा है सिद्ध सामंत काल। तो ये है, किसने कहा है अभी बताइए? ऑप्शन नंबर डी, पंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने। और डॉक्टर रमाशंकर हम पढ़ चुके हैं, जयकाल। हजारी प्रसाद भी हम पढ़ चुके हैं, आदिकाल। विश्वनाथ प्रसाद जो है वीरकाल। देखिए बेटा, मैंने एक जो है आदिकाल की नामकरण के आधार पर मैंने वीडियो डाली हुई है, और मैंने बड़े ही अच्छे ढंग से ट्रिक के द्वारा पढ़ाई है आदिकाल का नामकरण। वो वीडियो भी आप देखें, वो जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आदिकाल का विशुद्ध विश्लेषण का श्रेय है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी। और अब आगे बढ़ते हैं। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये हमारे चैनल का नाम आ गया तो दिखाई नहीं दे रहा है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो ये कौन सा पढ़ रहे हैं हम भाई?
हम पढ़ रहे हैं 48वां क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, आदिकाल का विशुद्ध विश्लेषण का श्रेय है। विशुद्ध विश्लेषण का श्रेय किसे है, तो देखिए ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसका ए सही हो जाएगा। आदिकाल का विशुद्ध विश्लेषण का श्रेय किसे है, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी को विशुद्ध विश्लेषण का श्रेय है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आदिकाल की सीमा अवधि है, भाई आदिकाल की शुरुआत से लेकर अंत तक कौन सी अवधि है, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो ये देखिए बेटा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक, 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक आदिकाल की सीमा अवधि माना गया है। आगे बढ़ते हैं। अब आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने दिया है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया है, प्रोफेसर वासुदेव ने दिया है, वियोगी हरि ने दिया है, या फिर राहुल सांस्कृत्यायन ने दिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। ठीक है, और वासुदेव क्या कहा है, उद्भव काल। वासुदेव ने क्या कहा बेटा, उद्भव काल। राहुल सांस्कृत्यायन ने हमने अभी पढ़ा ना, और ये सारे वियोगी हरि सारे हम पढ़ चुके हैं। एक बार आप नामकरण की जो वीडियो है वो देख लेना, नामकरण का आदिकाल, वो ट्रिक के द्वारा समझाई। एक बार आपने वो देख ली ना, मेरे ख्याल से आप कभी भूल नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने ट्रिक के द्वारा, क्योंकि जब एग्जाम में बैठोगे ना तो मेरी ट्रिक याद आएगी आपको, मैडम ने हमें ट्रिक से समझाया था। और अगर आप एक बार उसको सुन लोगे ना तो सुनकर भी आपको याद हो जाएगी, याद रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। फिर एग्जाम में बैठोगे फिर वो ट्रिक आपके आंखों में, आपके दिमाग में आ जाएगी। बीजोपन काल किसने कहा है, तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हमने पढ़ा, ऑप्शन काटना सीखिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या पढ़ा, आदिकाल पढ़ा हमने। रामकुमार वर्मा ने क्या पढ़ा था हमने, रामकुमार संधिकाल, और क्या पढ़ा था, ये संधिकाल और चारणकाल। और महावीर प्रसाद द्विवेदी फिर इसका आएगा बीजोपन काल। क्या, बीजोपन काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल साहित्य का प्रमुख रस है, भाई आदिकाल साहित्य का वीरस है, क्योंकि वीरस हमने पढ़ा था कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम क्या रखा था, वीरगाथा काल। किस आधार पे रखा, क्योंकि उन्होंने उनकी जो 12 रचनाएं थी उनकी प्रामाणिकता के आधार पर, ये शुद्ध देख लेना, प्रामाणिकता ऐसे लिखा जाता है, कुछ बच्चे ऐसे लिख के छोड़ देते हैं, ये बेटा ऐसे आएगा प्रामाणिक। ठीक है, ये कुछ बच्चे इसमें आके मात्रा नहीं लगा देते, तो प्रामाणिक होता है ये, इसमें आके मात्रा लगाना ये शुद्ध में पूछ लिया जाता है। तो आदिकाल को जो वीरगाथा काल कहा गया है, तो इसलिए आदिकाल में वीरस की जो प्रधानता थी, जिसमें क्या है, पृथ्वीराज रासो पूरा वीरता से भरा पड़ा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया, भाई तृतीय प्रकरण में भक्ति काल का किया है, रीति का, वीरगाथा का। तो भाई रामचंद्र शुक्ल ने तो वीरगाथा काल का तृतीय प्रकरण में जो विवेचन किया है। ठीक है, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति साहित्य से वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ माना है, भाई भक्ति साहित्य से वो क्यों माना है, देखना ये ऑप्शन पढ़ें, इसको मैं थोड़ा सा एक बार ऐसे कर लेती हूँ। आदिकाल से लेकर भक्ति काल तक की रचनाएं पुरानी हिंदी में मिलती है। आदिकाल हिंदी उल्टभाषी शैली के कारण अधूरा है। पुरानी हिंदी में ब्राह्मणों की कर्मकांड एवं वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया गया है। अब भ्रंश हिंदी का भक्ति काल तक आते आते काव्य भाषा के रूप में स्थापित हो जाती है और हिंदी का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा बेटा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अपभ्रंश हिंदी भक्ति काल तक आते आते काव्य भाषा के रूप में स्थापित हो जाती है और हिंदी का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये है बेटा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति साहित्य से वास्तविक हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना। देखिए भाई, मान लीजिए इन्होंने कहा कि हिंदी साहित्य का आरंभ कब हुआ, यानी हिंदी में साहित्य कब लिखा गया। तो पहले तो पता ही आपको जो वेद लिखे संस्कृत में लिखे गए थे, और ये जो बातें पहले अपभ्रंश आई थी। अपभ्रंश के बाद फिर क्या है, अपभ्रंश आते आते जो है, अपभ्रंश के बाद फिर क्या है, हिंदी भाषा आई हमारी। अपभ्रंश को कहते हैं टूटी फूटी भाषा। ठीक है,
टुकड़ों में टूटी फूटी भाषा। तो देखिए फिर क्या है, अपभ्रंश के बाद काव्य भाषा यानी कविताओं के आधार पर कविताएं भी जो हिंदी में लिखी गई थी, इसका मतलब ये है। ठीक है, भक्ति काल तक आते आते फिर आगे बढ़ते हैं। हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा है? तो सभी जानते हैं कि हम बचपन में क्या है, दोहा ही तो पढ़े थे, दोहा सोटा ये पढ़ते थे सब। ये छप्पे हरि गीत का और कुंडलिया वगैरह तो क्या ये हम बाद में पढ़ते हैं। तो बचपन से हम जो है दोहा तो पढ़ते, तो सबसे प्राचीन छंद दोहा ही को माना जाता है। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ 55 तक हो गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के संबंध में कौन सा कथन भी सत्य है? सत्य मतलब ठीक समझना है, ठीक ढूंढना है, बाकी गलत होंगे और एक सही होगा। तो देखिए कौन सा सही होगा। आदिकाल साहित्य शुद्ध अपभ्रंश में है, आदिकाल साहित्य शुद्ध हिंदी में है, आदिकालीन साहित्य अपभ्रंश हिंदी में है, आदिकाल साहित्य शुद्ध प्राकृत में है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका आंसर। बाकी जो है 3 इसके गलत हैं, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं 8वीं शताब्दी से किसने माना है? भाई अपभ्रंश है जो पुरानी हिंदी को मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं 8वीं शताब्दी किसने माना है? तो ये माना है चंद्रदर्शन शर्मा गुरेली ने माना है कि अपभ्रंश को 7वीं से 8वीं शताब्दी से शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल, राव संस्कृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके आंसर नहीं आएंगे। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकालीन कृतियों पर विचार करते हुए कितने ग्रंथों को प्रमाणिक माना है? तो ये तो मैंने वैसे भी क्वेश्चन में देखिए, डेली मैं आपसे कम्युनिटी में आप देखना, मैं डेली कम्युनिटी में आप जाकर देखोगे कि वीडियो होगा, एक प्लेलिस्ट, एक शॉर्ट, ऐसे ऑप्शन होते हैं ना हमारे चैनल पर। तो एक कम्युनिटी का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर मैं डेली एक क्वेश्चन पूछती हूँ। ठीक है, और हर वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगी, उसका जो आपको वीडियो के प्लेलिस्ट में इसमें जाकर वीडियो के नीचे आपको आंसर देना होता है। कम्युनिटी में मैं 4 ऑप्शन डेली देती हूँ। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपकी कितनी तैयारी है, कितने क्वेश्चन। तो मैं डेली सुबह एक क्वेश्चन डालती हूँ, आप उसको टिक जरूर करें। ठीक है, और अपने आप का मूल्यांकन करें। तो मैंने ये क्वेश्चन बेटा आपको बार बार बताया है कि 12 रचनाओं के आधार पर ही जो 12 रचनाएं जिसको इन्हें वीरता की रचनाएं मानी है, उन्हीं 12 रचनाओं के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम क्या रखा था? वीर गाथा काल रखा था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। और मैंने ये प्रश्न कम्युनिटी में पूछ रखा, आप जाकर चेक जरूर करना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आरंभिक काल के जिन 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है, उनमें किन ग्रंथों का मूल रूप सुरक्षित नहीं है? देखना, एक एक क्वेश्चन बेटा बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार ये गत वृक्ष की परीक्षा में पूछा गया है। तो आप वीडियो को अगर आपको याद करने का टाइम नहीं है ना, तो काम करते करते घर का काम कर रहे हो, कुछ भी खाना खा रहे हो, कुछ भी, तो उसको सिर्फ ओरल रूप से 2-3 बार सुनोगे तो अच्छा आपको याद हो जाए। और जो बच्चा सिलेक्शन लेगा वो मेरी हर एक वीडियो को देखेगा कि हर एक वीडियो से 2-3 प्रश्न आएंगे ही आएंगे। मैं ऐसे आनंद फानंद में आपके लिए न मेरे पास ज़्यादा समय है और ना ही आपके पास है, दोनों ही अपने समय को ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाना है। और हमें जो है एग्जाम में अच्छे खासे नंबर और अपने बहुत अच्छे नंबर से, जैसे इंटरव्यू में हमें इतने ज़्यादा नंबर लेने की फिर आवश्यकता नहीं होगी अगर हमें इसमें रिटर्न में ज़्यादा नंबर ले लेते हैं। तो बेटा सारी वीडियो देखिए, आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। तो देखना है किस में भाई कौन सी जो है ये मूल रूप सुरक्षित नहीं है। तो ये देखना है बेटा, परमाल रासो और पृथ्वीराज रासो। एक इसमें जयमेघ जस चंद्रिका भी उसमें नोट कर लें, जो भट्ट के मधुकर कवि की जयमेघ जस चंद्रिका। ठीक है, तो वो भी मूल रूप में जो है सुरक्षित नहीं है। और पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक, अप्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक मैंने ट्रिक के द्वारा ये वीडियो भी मैंने बना रखी है, वो भी आप जाकर जरूर देखना, बड़े ही अच्छे ढंग से ट्रिक से पढ़ाया है। ठीक है, और परमाल रासो को एक क्वेश्चन और बता देती हूँ मैं, परमाल रासो को आल्लाखंड भी कहा जाता है, बहुत बार पूछा गया, बहुत बार।
आल्हा खंड भी कहा गया। जो आल्हा खंड एक परंपरागत ये नहीं होता है जो हमारे लोकगीत होते हैं जो ग्रामीण अंचल में गाए जाते हैं, तो आल्हा एक गीत होता है। तो परमाल रासों को आल्हा खंड भी बोला जाता है, बार बार आया है बेटा, ठीक है। आदिकालीन कृत्यों को नोटिस मात्र है, आदिकाल जो कृत्य है नोटिस मात्र है, आपको ये देखना है। तो देखना फिर वही प्रश्न आ गया, जय मेघ जस चंद्रिका किसकी है, मधुकर की। कीर्ति लता कीर्ति पताका किसकी है, विद्यापति की है। तो ये सिर्फ नोटिस मात्र है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण को क्या कहा। देखिए बेटा, अब द्वितीय प्रकरण पूछा गया, क्या पूछा गया, द्वितीय। लेकिन तृतीय प्रकरण क्या था हमारा, वीर काल था, वीर गाथा काल था तृतीय प्रकरण। और जो द्वितीय प्रकरण है वो क्या बोल रहा है, वो द्वितीय प्रकरण को अपभ्रंश काव्य, क्या बोल रहा है, अपभ्रंश काव्य। द्वितीय प्रकरण को बेटा अपभ्रंश काव्य बोला है, और तृतीय प्रकरण को क्या बोला है, वीर गाथा काल। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखें। हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति का किसने आरंभ किया है। भाई दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को किसने आरंभ किया है, तो ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र शुक्ल ने दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति का आरंभ किया। मैं क्या बताऊं भैया, हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, पूछा गया, बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप बिल्कुल ना छोड़ें, जरूर याद करें। आदिकाल काव्य प्रवृत्ति नहीं है भाई, इसमें प्रबंध काव्य भी लिखे गए हैं, मुक्तक काव्य भी लिखे गए हैं, धार्मिक जो भी लिखे गए हैं, वीर श्रृंगार, और जो प्राचीन खड़ी बोली, भाई इसमें खड़ी बोली का प्रयोग नहीं हुआ है, प्राचीन खड़ी बोली का। वीरता क्या है, पृथ्वीराज रासो जैसे है। श्रृंगार क्या है, विशल देव रासो जैसे है। प्रबंध भी काव्य है, मुक्तक भी, धार्मिक भी, तो इसमें प्राचीन खड़ी बोली का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आदिकाल काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव है, भाई किस प्रवृत्ति का अभाव, ये आईएमपी क्या बोलूँ मैं, सारे आईएमपी प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। भक्ति, श्रृंगार, प्रकृति चिंतन, राष्ट्रीय चेतना। तो देखना बेटा, इसका राष्ट्रीय चेतना ये भी बार बार परीक्षा में पूछा गया है। आदिकाल काव्य किस प्रवृत्ति का अभाव है, तो राष्ट्रीय चेतना का जो है इसमें अभाव है। भक्ति भी है, श्रृंगार भी है, प्रकृति चिंतन। देखना, जिस बच्चे ने श्रृंगार नहीं देखा हो ध्यान से देख लेना, ये इसमें पूछा जाता है शुद्ध शुद्ध में। श्रृंगार जो कई बच्चे इसको ऐसे लिखते हैं, ये नहीं देखना, अभी मैं बताती हूँ कैसे लिखते हैं, कई बच्चे ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं आएगा। अभी इसका कारण नहीं जानते क्यों नहीं आएगा, सबको नहीं पता है, लेकिन बेटा ध्यान दीजिए, जो ये री की मात्रा लगी है इसमें ये रे होता है ना, कभी भी रे के नीचे हिंदी में कौन सा ऐसा वर्ण है जिसके नीचे री की मात्रा नहीं लगती है, ये एक बार परीक्षा में पूछ लिया गया था। तो बेटा हिंदी में रे वर्ण ऐसा है जिसमें री की मात्रा नहीं लगती है। अब देखना, अगर मैंने इसमें रे लगा दिया तो आप री कहाँ लगाओगे, ठीक है, तो रे को तो उठाना पड़ेगा, तो श्रृंगार ऐसे शुद्ध लिखा जाएगा। इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा है, तो देखना बेटा किसने नहीं लिखा है। हिंदी साहित्य जो है डॉक्टर नगेंद्र है, रामकर वर्मा है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय है, बच्चन सिंह। तो नगेंद्र ने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है, बाकी सब ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है, भाई हिंदी साहित्य का आविर्भाव शुक्ल के अनुसार किसे भाई कब माना गया है, तो शुक्ल के अनुसार प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। ध्यान दीजिए, शुक्ल के अनुसार पूछा गया है बेटा, शुक्ल के अनुसार माना गया है प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश का प्रथम महाकवि कौन है, अपभ्रंश का प्रथम महाकवि कौन है, तो अपभ्रंश का प्रथम महाकवि क्या है, स्वयंभू है, स्वयंभू, ठीक है। और इसको अपभ्रंश का कालिदास भी कहा गया है। अपभ्रंश का भवभूति किसने, भवभूति आए तो पुष्पदंत। अपभ्रंश, ये मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रही हूँ, इनको भी आप याद करते हुए चलें। देखिए बेटा, ध्यान से वीडियो को बड़े ध्यान से सुनो। अगर आप सिर्फ देखोगे, ध्यान से नहीं सुनोगे, तो बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें आप नहीं सुनोगे तो उनसे वंचित रह जाओगे। तो पुष्पदंत ने क्या माना है, पुष्पदंत को क्या माना गया, भवभूति ने, और दोनों को किसने माना है, डॉक्टर भयाणी ने, डॉक्टर भयाणी। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, ध्यान से सुना करो मेरी वीडियो, ध्यान से सुनोगे तो बहुत सारे प्रश्न तो आपको सुनकर याद हो जाएंगे।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस साहित्य इतिहास को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर वीरक गाथा काल में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, किंतु हजारी प्रसाद ने उसे आदिकाल में स्वीकार कर लिया। तो देखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर टाल दिया, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे आदिकाल में स्वीकार कर लिया। तो ये कौन से रहेंगे? तो देखिए सिद्ध, जैन, नाथ सभी रहेंगे। देखिए इन्होंने क्या है, ये सिद्ध थे, जैन थे, नाथ, ये जो भी थे ना, ये भजन और कीर्तनों के द्वारा जो है अपने भजन कीर्तन गाते रहते थे और अपने भक्ति का प्रचार करते थे। तो इन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि सिर्फ सांप्रदायिक की शिक्षा ही नहीं, जो धर्म की शिक्षा दे रहे हैं ये कोई साहित्य नहीं है, उन्होंने इसको शामिल नहीं किया अपने साहित्य में। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने आदिकाल में इनको स्वीकार कर लिया। इन्होंने कहा नहीं, सिद्ध, जैन, नाथ साहित्य ये भजन भलेगा तो, लेकिन ये साहित्य की बातें बताते हैं, तो इन्होंने स्वीकार कर लिया। बहुत बार पूछा गया है, सारे प्रश्न मैं क्या बताऊं, सारे महत्वपूर्ण है। और आपने जो जिन बच्चे ने पहले परीक्षाएं दी है वो खुद पता चल जाएगा, और जिसने नहीं दी है तो भाई वो खुद अब एग्जाम में देगा ना, SPSC का या TGT का, PGT का, नेट का, तो अपने आप ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। सिद्ध साहित्य से तात्पर्य तंत्र मंत्र आदि द्वारा सिद्ध करने वाला साहित्य, सिद्ध प्राप्त कवियों का साहित्य, सिद्ध धर्म का सैद्धांतिक साहित्य, वज्रयान परंपरा के सिद्ध आर्य द्वारा रचित साहित्य। तो देखना भाई, इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। सिद्ध साहित्य से तात्पर्य हमारा वज्रयान परंपरा के सिद्ध आचार्य द्वारा रचित साहित्य। सिद्ध साहित्य से क्या तात्पर्य, पहले आप प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझे, फिर जो है कई बच्चे क्या है स्पीड में प्रश्न को ध्यान दे, कई बार क्या होता है प्रश्न के अंदर ही उत्तर छुपा होता है। तो मैं कभी कोई ऐसा प्रश्न आएगा तब आपको बताऊंगी, तो आप ओरल रूप से समझ लेना, ठीक है। आदिकालीन काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है, आदिकालीन काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। सिद्ध है, जैन है, नाथ है, तो आदिकाल में कौन बेटा, सिख साहित्य। देखना, सिद्ध भी आए हैं, जैन भी आए हैं, नाथ भी आए हैं, और लेकिन सिख नहीं आए हैं, सिख साहित्य नहीं आया है। संध्या भाषा से क्या तात्पर्य है, अंत शुद्धानात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रत्येक भाषा, कर्कश शब्दों से युक्त प्राकृत भाषा, मधुर शब्दों से युक्त पाली भाषा, तत्सम शब्दों से युक्त। देखना, जो बच्चे ने पढ़ा वो अपने आप लगा लेगा। अंत शुद्धानात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाले, यानी जो हमारे अंतर की जो है अनुभूतियाँ हैं उनको संकेत करने वाली है जो ये हमारी प्रत्येक भाषा, संध्या भाषा, ठीक है। सिद्ध साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, भाई अब असत्य वाला आ गया। आजकल नहीं एग्जाम में ये नहीं है असत्य है, मतलब नहीं है वाले। अबे जिस बच्चे ने KVS का एग्जाम दिया ना उनको पता होगा, उनसे पूछना, और जिसने दिया उसको पता है, नहीं दिया तो अभी ध्यान रखना। जितने भी एग्जाम बन रहे ना बेटा ऐसे बन रहे प्रश्न, जैसे एग्जाम आ रहे नहीं है, नहीं तो ध्यानपूर्वक पढ़ें, एक एक लाइन। पहले वो वाला लगता कि भी नहीं बार बार सिर्फ प्रीवियस ईयर कर लिया हमारा एग्जाम क्रैक हो गया, ऐसा नहीं है। अब बहुत गहराई से प्रश्न बनने लगे हैं, सिलेक्शन लेना है तो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा 72वां प्रश्न है। ये है सिद्ध साहित्य की भाषा क्या है, पाली है, सरल सिद्ध साहित्य आदि कवि, सिद्ध साहित्य में सहज। तो एक बार प्रश्न आपको दिखा देते हैं उसमें पूछा क्या गया है, ठीक है। सिद्ध साहित्य के संदर्भ में असत्य पूछा गया है। क्या पूछा गया है, असत्य। तो सिद्ध साहित्य में क्या है, कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा रहेगा जो है सिद्ध साहित्य से 2 औचर्या पदों में, बिल्कुल ठीक बात है भाई, इसमें 2 औचर्या पदों में, तो ये कोई गलत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सिद्ध साहित्य की भाषा पिंगल है, ये भाई ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही आंसर। सिद्ध साहित्य की भाषा संध्या नहीं, सिद्ध साहित्य की भाषा पिंगल है, तो पिंगल नहीं भाई, इसमें संध्या भाषा है, तो ये जो है इसका ऑप्शन नंबर यही गलत हो जाएगा। सिद्ध साहित्य का आदि कवि हैं, सिद्ध साहित्य में सहज साधना का प्राधान्य है, भाई बिल्कुल है, जो सिद्ध थे वो सहजता का जो है भाव रखते थे। आगे बढ़ते हैं, 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है भाई, 84 सिद्धों में
प्रथम सिद्ध कौन सा है, तो सरेपा है। देखना सरेपा से कितने प्रश्न बन सकते हैं, ध्यान दीजिए। राहुल सांस्कृत्यायन ने प्रथम कवि किसे माना है, तो राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार सरेपा को प्रथम कवि माना गया। बहुत बार परीक्षा में बार बार आ रहा है, मैं बार बार बोल रही हूँ। किसी बच्चे को अगर लग रहा है मैडम टाइम खराब करिए हमारा, तो ध्यान दीजिए बेटा कि मैं ये चाहती हूँ सिर्फ आपको ये तो कोई भी बुक उठा कर आप रट लोगे, लेकिन मेरा मतलब है अगर आप अपना समय दे रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा समय का सदुपयोग करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें एग्जाम में नंबर लेने हैं। तो मैं बहुत से प्रश्न आपको यहाँ नहीं लिखे होते ना, बोल कर बताती हूँ, और जितने ऑप्शन है इर्द गिर्द वहाँ से बनने वाले प्रश्न भी बताती हूँ, ठीक है। तो देखना सरेपा से प्रश्न, ये प्रथम सिद्ध कौन सा, सरेपा। लेकिन माना किसने है, जैसे डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने शंभू को माना है, ठीक है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने शंभू को मान लिया। अब राहुल सांस्कृत्यायन ने किसको, सरेपा को मानना है। और सर्वमान्य रूप से देखा जाए तो भी इसका सरेपा ही आएगा। तो देखिए मैंने यहाँ से 3 क्वेश्चन बता दिए आपको एक प्रश्न में, लेकिन 2 क्वेश्चन मैं और भी बता रही हूँ। जैसे ये प्रश्न आ जाए, मैंने अभी कहा था कि हर प्रश्न में एक उत्तर छुपा होता है, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना है। देखिए 84, अब एक प्रश्न यहाँ ये भी बने, भाई सिद्धों की कितनी संख्या है, तो 84 संख्या थी। अब आपसे पूछा जाए कि नाथ मुनियों की कितनी संख्या थी, तो नाथ कितने थे, 12 थे। नाथ कितने थे, 12, और सिद्ध कितने थे, 84। तो देखना बेटा कितने प्रश्न में आपको बताए हैं। तो मैं कहने का ये 40 है, लेकिन मैं आपसे कम से कम 40 के दुगने तिगने क्वेश्चन, 80 40 के तो मैं 80% जरूर करवाती हूँ, अगर आप ध्यान से सुनते हो तो। राहुल सांस्कृत्यायन हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, देखना अभी मैंने यहाँ जिक्र किया था, अब यही पूछ लिया गया है। देखना सरेपा को माना है राहुल सांस्कृत्यायन ने प्रथम कवि, ठीक है। और शिव सिंह सेंगर ने किसे माना है, तो पुष्य पुंड को माना है। अभी मैंने बताया था कि शंभू को किसने माना है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है। आगे शायद इसका आ सकता है। अधिकांश साहित्य इतिहासकार हिंदी का प्रथम कवि कौन सा है, भाई अधिकांश मैंने कहा था सर्वमान्य रूप से सरेपा को माना गया, तो अधिकांश सरेपा को मानते हैं, ठीक है। सालिबुद्ध सूरी भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना किसे माना है, जो सालिबुद्ध रास हैं उन्होंने हिंदी की प्रथम रचना किसे माना है, तो हिंदी की प्रथम रचना रहने वाली है बेटा कौन सी, गणपति चंद्रगुप्त। सालिबुद्ध सूरी द्वारा भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना किसने माना है, भाई ये देखिए ध्यान दीजिए, एक प्रश्न इसमें प्रश्न 2 बनते हैं। पहली बात तो क्या, सालिबुद्ध सूरी किसकी रचना है, तो ये भरतेश्वर बाहुबली की है। किसकी है, भरतेश्वर बाहुबली, लेकिन ये रचना तो है सालिबुद्ध सूरी भरतेश्वर बाहुबली की, लेकिन इसमें ये पूछा गया है कि ये प्रथम रचना किसने माना है, तो इसका जो है ये अलग आंसर होगा, गणपति चंद्रगुप्त ने इसको हिंदी की प्रथम रचना माना है। तो इसमें 2 प्रश्न छुपे हैं, ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। हिंदी की प्रथम रचना किसे माना गया है, तो वहाँ तो क्या है, गणपति चंद्रगुप्त ने माना है, लेकिन यहाँ हिंदी की प्रथम रचना पूछा गया है, तो ये क्या है, देवसेन आएगा इसका। देवसेन श्राव का चार की रचना है, जिसने देवसेन ने जिसको प्रथम रचना माना है, देवसेन की रचना है ये। देवसेन की कौन सी रचना है, श्राव का चार, जो है हिंदी की प्रथम रचना माना गया है, ठीक है। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, अब फिर से ये आ गया है तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। पुष्य या पुंड को हिंदी की प्रथम रचना किसने, शिव सिंह सेंगर ने माना है, ठीक है। देवसेन का अन्य ग्रंथ कौन सा है, भाई चर्यापद है, दबसहाव प्रयास है, दोहा कोश है, बोधगान ओदुआ है। तो देखना कौन सा है, देवसेन की अन्य ग्रंथ रचना है दबसहाव प्रयास, ठीक है। चर्यापद के रचयिता कौन है, तो चर्यापद के रचयिता कौन है ये बेटा, चर्यापद के रचयिता है सबरपा। क्या चर्यापद के कौन रचयिता है, सबरपा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अवधूत मत किसे कहते हैं, अवधूत जैन संप्रदाय को, सिद्ध संप्रदाय को, सगुण संप्रदाय को, नाथ संप्रदाय को, जो है सगुण जो है अवधूत मत किसे, नाथ संप्रदाय को कहा गया है अवधूत मत। अवधूत मत किसे कहा गया है, जो अवधूत मत कहा गया है नाथ संप्रदाय को, ठीक है। जोई जोई पिंडे
जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे सिद्धांत किसका है? तो जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे बहुत बार परीक्षा में पूछा है, गोरखनाथ का है। किसका है? गोरखनाथ का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? तो बेटा गोरखनाथ के थे मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ है। गोरखनाथ को पृथ्वीराज रासो के समय बताने वाले विद्वान, गोरखनाथ भी एक विद्वान ने कहा है, वो मैं बाद में बताऊंगी, कि जो गोरखनाथ है पृथ्वीराज रासो के समय के विद्वान थे, क्योंकि जिसमें पृथ्वीराज जो है राज्य कर रहे थे, उनका राज था, तो उस समय गोरखनाथ भी थे। तो गोरखनाथ किसने मानना है ये? तो ये मानना है रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गोरखनाथ पृथ्वीराज के समय, रासो तो उन्होंने लिखा ग्रंथ के नाम उसने, चंद्रबरदाई ने। ठीक है, वारकरी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो वारकरी संप्रदाय का संबंध बेटा सिद्ध साहित्य से है। वारकरी संप्रदाय का संबंध किससे है? सिद्ध साहित्य से। बाकी रासो साहित्य, लोक साहित्य ये नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान किसका माना गया है? तो 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान किसका माना गया है? तो लुइपा का माना। ध्यान दीजिए, 84 सिद्धों में सबसे पहले जो है, जो राहुल सांस्कृत्यायन ने जिसको प्रथम जो कवि माना है, तो सरेपा को माना है। लेकिन सर्वोच्च स्थान ये अलग क्वेश्चन है, वो अलग है। तो सर्वोच्च स्थान किसको माना गया? लुइपा को। कहीं आप सरेपा कर दो, और बहुत से बच्चे इसको गलत करेंगे, लेकिन ध्यान से, अभी आपने ध्यान से पढ़ लिया ना, तो एग्जाम में आप इसको गलत नहीं करोगे। सिद्ध कवियों की भाषा को संध्या भाषा किसने कहा है? सबसे प्रश्न, पहली बात, सिद्ध कवियों की कौन सी भाषा थी? पहले तो ये प्रश्न याद करना है। सिद्ध कवियों की कौन सी भाषा थी? संध्या भाषा थी। लेकिन इसको के सिद्ध कवियों की भाषा को संध्या नाम किसने दिया? ये बात तो ठीक है कि सिद्ध कवियों की क्या भाषा थी? संध्या थी। लेकिन इसको नाम किसने दिया है, ये भी तो याद करना है ना। तो ये किया है अद्वैजर तथा मुनिदत्त ने। अद्वैजर और मुनिदत्त ने। ठीक है, सिद्ध कवियों की भाषा को संध्या भाषा नाम किसने दिया था? अद्वैजर, वज्र, मुनिदत्त। ये नाम याद रख लेना। ठीक है, अभिमान मेरु किसे कहा जाता है? भाई अभिमान मेरु किसे कहा जाता है? मेरु तंग पुष्पदंत को क्या है? तो अब शंभु माफ कीजिए, पुष्पदंत को भूभूति कहा गया है अपभ्रंश का। और देवसेन की रचना क्या है? श्रावकाचार है। और जो है शंभु को प्रथम कवि किसने माना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। तो ये सारे ऑप्शन में क्लियर कर दिए हैं आपको। प्रथम जैन कवि कौन है? प्रथम जैन कवि कौन है? तो प्रथम जैन कवि कौन से हैं? तो देवसेन है। आप भी अपनी कॉपी में निशान लगाते हुए चलें, अपना मूल्यांकन खुद करें। ठीक है, ईमानदारी के साथ। मेरे कितने में से आज कितने नंबर आए देखना, धीरे धीरे आपका सुधार होता जाएगा और अपनी अच्छी एग्जाम की अच्छी तैयारी हो जाएगी। प्रबंध चिंतामणि की रचयिता है, तो प्रबंध चिंतामणि की रचयिता कौन है बेटा? तो इसमें मेरुतुंग है। प्रबंध चिंतामणि की रचयिता कौन है? मेरुतुंग। अभी कुछ बच्चे मेरे से पूछेंगे मैम हरियाणा स्क्रीनिंग टीजीटी पीजीटी का एग्जाम कब होगा? तो देखे ना, तुम क्या सोच रहे हो कि एग्जाम की डेट आएगी तब तैयारी करेंगे? जो बच्चा ये सोच रहा है ना भी एग्जाम की डेट आएगी तब मैं तैयारी करूंगा, तो ध्यान बुरा मत मानना, और मानो तो आपकी मर्जी, तो वो बच्चा सिलेक्शन नहीं ले जाएगा। ऐसे जो बच्चा शुरू से लास्ट तक, ये नहीं हर दिन आपको ये सोचना है कल ही मेरा एग्जाम है और आज मेरे से जितना हो उतनी तैयारी, वो बच्चा सिलेक्शन ले जाएगा। और अब की बार हिंदी की जो हरियाणा में गिनी चुनी है वो है वैकेंसी है, बिल्कुल सीट बहुत कम है, और वही बच्चा सिलेक्शन ले जाएगा जो आज तैयारी कर रहा है। और जो पूछे अभी तो एग्जाम वो पता नहीं कब होगा, वो तैयारी नहीं करता, तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो गारंटी है आपका सिलेक्शन जरूर होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप अपनी जो है अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर हैं, आप अपनी तैयारी आपने औरों से अटक, क्योंकि आप तो औरों से आगे निकलोगे ना, कि अभी तैयारी में लगे हुए और वीडियो को देख नहीं रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। आप पढ़ रहे हो तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा। ऐसी मैं कामना तो करती हूँ, लेकिन ये कि आप मेहनत भी तो कर रहे हो ना। जो बच्चा मेहनत करता है, अभी कर रहा है, तो फिर वो सिलेक्शन लेगा ही। अब जो बच्चा सोच रहा है कि डेट आएगी तब मैं तैयारी करूँगा या करूँगी, तो बेटा वो सिलेक्शन भूल जाए, क्योंकि डेट आने के बाद इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है आपका कंप्लीट नहीं होगा, ये सच्चाई है।
कुमारपाल प्रतिबोध की रचयिता कौन है? तो कुमारपाल प्रतिबोध की रचयिता सोमप्रभु सूरी। देखना, इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। बहुत सारे प्रश्न होते हैं, सारे नहीं रटे जाते हैं, ऐसा मैं मानती हूँ, और आपको भी पता है कि दिमाग का कोई कंप्यूटर ने फीड कर दिया, तो उसको हमें ट्रिक के द्वारा पढ़ेंगे। देखिए, मैं कोई भी ट्रिक बताती हूँ तो बेटा उसका वास्तविकता से, आपने कई बार नाटक देखते हो या कोई भी नीचे पढ़ रही है कहानी, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ये नीचे लाइन आती है, इस कहानी का वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मेरा भी जो मैं ट्रिक बताती हूँ उसका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन आपके दिमाग में सेट करना है, आपको नंबर दिलाने, एग्जाम में आपको नौकरी पक्की करवानी है। मैं बस अपनी कुर्सी की जंग हमारी चालू है। तो ये मतलब है कुमारपाल प्रतिबोध। ये जो कुमार लोग आजकल के, यानी कुमार का मतलब है जो यंग युवा है, जो जवान है, वो सोमप्रभु सूरी यानी सोम का पान बहुत ज्यादा करते हैं। हमें कल्पना करनी है कि कुमार लोग आजकल के सोम का पान बहुत ज़्यादा करते हैं। सोम का मतलब ये है कि जो शराब है, यानी जो हमारे जो पेय पदार्थ है जिनमें वर्जित है, जो नशा वगैरह, जो कुमार आजकल के सोम का पान बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इसकी ये ट्रिक याद रख लेना। अब आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ माना जाता है। अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ माना जाता है तो कौन सा? जो हिंदू कृत परमात्मा प्रकाश योगसार से, राम कृत पाहुड़ा दोहा, और सरेपा कृत दोहा कोश से, ढोला मारुआ दुआ से। देखिए ध्यान दीजिए बेटा, अगर ये कृत आता है ना, कृत, तो इसका मतलब ये इसकी रचना है, इसने इसको रचा है, इसका जो है इन्होंने इसको लिखा है। देख, अब ये पाहुड़ा दुआ किसकी है? राम सिंह की है। और दुआ कोश किसकी है? सरेपा की। कहीं आप सोचो ये कृत क्या आ गया? तो ये राम सिंह द्वारा रचित है पाहुड़ा दुआ, सरेपा द्वारा रचित क्या है? दोहा कोश। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा कि अपभ्रंश में दोहा काव्य का प्रारंभ माना गया है। दोहा काव्य का प्रारंभ माना गया अपभ्रंश में जो हिंदू कृत, यानी जो हिंदू द्वारा लिखा हुआ परमात्मा प्रकाश था योगसार, परमात्मा प्रकाश और योगसार। आगे बढ़ते हैं। रेवंत गिरिरास के रचयिता कौन है? तो रेवंत गिरिरास के रचयिता कौन है बेटा? रेवंत गिरिरास के रचयिता है विजयसेन सूरी, विजयसेन सूरी। आगे बढ़ते हैं 94वें प्रश्न की तरफ। अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप से स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया है? तो देखना, हेमचंद्र ने अपभ्रंश का भाषिक और व्याकरणिक रूप से स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया है? हेमचंद्र ने किया है। किसने किया है? हेमचंद्र, बाकी इन्होंने नहीं किया, ठीक है। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन के रचनाकार, तो इन्हें हेमचंद्र भाई, सिद्ध हेमचंद्र, इन्होंने अपने नाम के ऊपर ही अपनी जो है रचना का नाम लिखा है, रखा हुआ है, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन हेमचंद्र की। जो बेटा चैनल पे पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हम इसी तरह से जो ये साहित्य के कंप्लीट कोर्स करेंगे, किसी भी एग्जाम में अगर साहित्य पूछा जाता है, और जो बच्चे हरियाणा टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उनका जो है मैं कंप्लीट कोर्स करवाऊंगी बिल्कुल फ्री, जितना हो सके, क्योंकि अभी हमने जो अपनी जो सीरीज चालू कर दी है। और जिस बच्चे को ये डाउट है ना कि मैडम ये टॉपिक हमें नहीं आता है, तो ज़रूरी नहीं है, मैं आपके लिए मैं वीडियो बनाती हूँ, ना कि दिखाने के लिए कि मैंने इतनी वीडियो डाल दी है। जिसको भी बच्चों को डाउट है ना मैडम इस टॉपिक पर हमें वीडियो चाहिए, तो मैं पहले बेटा वो आपके लिए लेके आऊँगी। और आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको लग रहा है कि सुधार की आवश्यकता है, मैडम ऐसे नहीं, हमें तो ऐसे समझ में आता है, तो मैं आपके अनुसार ही वीडियो बनाऊँगी, जैसा आप कहोगे वैसे ही, ठीक है। तो मेरा मतलब है कि आपको नंबर दिलाना है, मैं बार बार बोल चुकी हूँ। और जिस बच्चे को चाहिए, चाहे वो व्याकरण का टॉपिक हो, किसी प्रकार का टॉपिक हो, आपको डाउट है, मैं आपके लिए वीडियो जरूर लेके आऊँगी। लेकिन अपनी राय अवश्य लिखा करो, कि ऐसे नहीं कि आपकी राय है या फिर लग रहा है कि नहीं मैं अच्छा पढ़ाती हूँ, तो भी लिख सकते हो, ठीक है। आशगु कवि की रचना है, आशगु कवि की कौन सी रचना है? चंद्रभाला रास। आशगु कवि की कौन सी? चंद्रभाला रास। नायिकाओं का नक्श वर्णन मिलता है, तो नायिकाओं का जो नक्श अध्ययन कृत संदेश रासक, साहित्य कृत अशावली,
और कुशलाभ कुल ढोला मारुआ धुआ और रोड़ा कर्त राहुरवेल। तो ये जो है रोड़ा कर्त राहुरवेल जो है नायिकाओं का नक्सिक वर्णन। तो देखना बेटा ये भी इससे भी कितने प्रश्न बनते हैं कि वह रचना जो प्रथम बार शिलालेखों पर जो है लिखी गई। तो शिलालेख का मतलब होता है जैसे पत्थर है ना, पत्थरों पर लिखी जाती थी पहले रचनाएं, पत्थरों पर लिखे थे शिलालेख। तो कहीं आप ये क्या आ गया, क्या शिलालेख, कई बच्चे रट लेते हैं जो पहली बार तैयारी के नहीं पता होता उनको। तो शिलाओं पर लिखी जाती, पत्थरों पर। जो ये रोड़ा कवि ने लिखी है राहुरवेल। तो ये पहले शिलाओं। फिर क्या है, प्रथम बार नायिकाओं के नक्सिक वर्णन, यानी जो नायिका होती है उसका नक का मतलब तो होता है नाक, नैन, नक्श, यानी उसकी सुंदरता पर रचनाएं लिखी गई थी। ठीक है। और ये पहली रचना जो गद्य और पद्य, यानी गद्य का मतलब होता है जैसे कि हम ये लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, नाटक लिखते हैं और इस प्रकार कहानी लिखते हैं। और पद का मतलब होता है जैसे हमारी कविताएं होती हैं। तो ये गद्य और पद दोनों में मिश्रित रूप में लिखी गई है। तो देखना ये 1% से मैंने 4-5 प्रश्न आपके इसमें बना दिए हैं। ठीक है। डिंगल का सबसे पहले प्रयोग मिलता है। तो डिंगल का सबसे पहले प्रयोग मिलता है, पहला ही ऑप्शन सही रहेगा, राजा बाकीदास कृत कुकवि 32 में। डिंगल का पहला प्रयोग क्या मिलता है, राजा बाकीदास कृत 32 में। देख कई बार बेटा ये पूछ लिया जाता है कि जो है आदिकाल में कौन सी शैलियाँ जो है प्रचलित थी। तो डिंगल और पिंगल। जो डिंगल शैली को क्या बोल रहे थे, कर्कश शब्दावली बोले गए, तो ये इतनी प्रसिद्ध नहीं हो पाई थी। और जो पिंगल है वो जो है इसको बड़ी ही सुंदर, प्यारी, माधुर्य जो है शैली बोला गया, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। और यहाँ देखना ये भी एक्स्ट्रा याद कर लेना कि ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है वर्ण रत्नाकर। तो वर्णों को क्या पढ़ेंगे हम, ज्योति यानी प्रकाश में पढ़ते हैं। संदेश राशक क्या है, अब्दुल रहमान, जो संदेश अब्दुल रहमान ने किसी को संदेश भेजा। ठीक है। कुशलाभ ढोला मारूरा धुआ, तो भाई वो ढोल बजाने में कुशल है। तो ऐसे ट्रिक के द्वारा पढ़ा करो, जैसे कि आपको हिंदी साहित्य को ऐसे रुचिकर बनाओ कि बोरिंग ना लगे, ज्ञान से बड़े प्यार से पढ़ो। नहीं मैडम जल्दी करो तो ये कहाँ भागे जा रहे हो भाई। तो ये कहने का मतलब ये कि बड़े प्यार से इंटरेस्ट आ जाए और आपको पता भी नहीं चले कि क्लास कितनी हो चुकी है, बोरिंग फील ना हो। तो बड़े प्यार से और आनंद ले लेकर क्लास को पढ़िए। ठीक है। सिद्धसेन कृत विलास कही वही कथा किस कोटि का काव्य है। सिद्धसेन कृत विलास किस कोटि का काव्य है, तो ये है हमारा प्रेम कथा काव्य। देखना विलास कही, तो ये किसी भी कोई बच्चा इसको अन्यथा ना ले, मैं पहले बता चुकी हूँ। बार बार आपका टाइम खराब होता है कि मेरा मतलब है आपको जो है नंबर दिलाने का। तो विलास, जैसे विलास यानी पहले राजा भोग विलास करते थे, वो जैसे शराब का वेशन करते थे, नर्तकियाँ नाचती थी उनके राज दरबार में। देखा होगा आपने किसी भी नाटक को, जैसे अकबर का आपने देखा होगा, जो महान सम्राट थे अकबर, अशोक, यानी किसी भी राजा महाराज के आपने नाटक देखे होंगे, चंद्रगुप्त का, तो उसमें जो दरबार में नर्तकियाँ होती थी तो एक विलासिता का माहौल होता था। जैसे मान लीजिए कोई राजा कितना भी, जो जहाँ औरंगजेब के समय में बहुत कम मानते हैं, लेकिन कितना जैसे विजय होकर कहीं से आए तो उस दिन बड़ा जश्न होता था राज दरबार में, और जो दुश्मन जो होते थे उसका फायदा उठाते थे। तो प्रेम कथा का जो प्रेम में, उस समय के प्रेम में क्या होता है, विलासिता होती थी, भोग विलास, जैसे शराब का सेवन, नृत्य का डांस करती थी, तो मतलब अपने आप में खोए रहते थे, उसे देश से कोई लेना देना नहीं था। तो ऐसे ट्रिक के द्वारा समझो, जो विलासित यानी विलास भी कहा है, जो प्रेम कथा यानी विलासिता को आजकल के लोग या जो है राजा महाराजा विलासिता को ही प्रेम समझते थे। तो मेरे ख्याल से अब आप कभी नहीं भूलोगे कि विलास हुई कहा किस कोटि का काव्य है, तो प्रेम कथा काव्य है। मैंने आपको ये कहानी इसलिए मैं आपका टाइम लेती हूँ कि आपको याद हो जाए, वरना मेरा कोई मतलब नहीं आपका टाइम खराब करने का। रोमांटिक महाकाव्य क्या है, तो धनपाल कृत भविष्यत कथा। रोमांटिक महाकाव्य है क्या है, धनपाल कृत भविष्यत कथा। अब देखना धनपाल कृत, अब धनपाल ने क्या लिखी है, भविष्यत कथा लिखी है। तो ध्यान रखना
जो हम देखिए, हम जब अपने जो पैसा कमाते हैं किसी भी तरीके से, जैसे कोई जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो क्या करते हैं, धन के जो हम भविष्य के लिए इकट्ठा करते हैं, कल हमारे बच्चों के काम आएगा, हमारे काम आएगा, तो धन जो हम भविष्य के लिए इकट्ठा करते हैं, तो धनपाल कृत किसकी हो जाएगी, भविष्य धनपाल जो है रचना, भविष्य कथा किसकी हो जाएगी, धनपाल की। भविष्य कथा किसकी हो जाएगी, धनपाल की। और रोमांटिक महाकाव्य है ये, भाई जो जिसके पास धन है भविष्य के लिए इकट्ठा, तो वो अपने आप रोमांटिक होगा। रोमांटिक मतलब खुश रहेगा। जिसके पास इतना सारा धन है भाई भविष्य के लिए भी उसने इकट्ठा कर लिया, तो अपने आप उसका मूड रोमांटिक रहे, खुश रहेगा। और जिसके पास भविष्य के लिए धन नहीं होगा वो अपना आप चिड़चिड़ा रहेगा। तो ऐसे भी ट्रिक के द्वारा प्यार से, इसको बोरिंग नहीं कि पेपर आ गया है, एग्जाम आ गया, पढ़ेंगे नहीं, प्यार से पढ़ें और जो इंटरेस्ट ले ले, कहानी के द्वारा पढ़ें। और अपनी जैसे मैं कहानी आपको छोटी मोटी सुनाती रहूँगी, आपका इंटरेस्ट आता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कब क्लास खत्म हो गई और कैसे। बस सुन लेना, आप ध्यान से सुनोगे तो भी आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। मैं बड़े प्यार से समझाने की कोशिश करती हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं चाहती हूँ कि आपका 2023 में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए, आपकी गवर्नमेंट जॉब हो जाए। और मैं कामना करती हूँ कि आप पढ़ते रहिए, दिन दुगनी रात चौगुनी उनती करते रहिए। अपने दोस्तों तक वीडियो को अवश्य शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।